ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घ काल तक शांत रहने के पश्चात आकस्मिक रूप से पुनः किसी समय सक्रिय हो जाते हैं, प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे अब कोई उद्गार नहीं होता और न ही उद्गार होने की संभावना ही रह जाती है, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी शंकु से क्या तात्पर्य है? नंबर ए पॉइंट है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति। ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। गेसर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? गेसर जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अभ्यांतरिक स्थलकृतियों में प्रमुख कौन कौन सी हैं? लैकोलिथ, सिल, डाइक, उपयुक्त सभी। अभ्यांतरिक स्थलकृतियों में बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी सामान्यतः द्वीपों अथवा महाद्वीपों के सागरीय तटों पर पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी महाद्वीपों के भीतर स्थित होते हैं वहाँ वे या तो नवीन वलित पर्वतों के पास में या भूपटल पर पड़ी दरारों के निकट पाए जाते हैं। इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। कहाँ कहाँ ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? द्वीपों अथवा महाद्वीपों के सागरीय तटों पर, भूपटल पर पड़ी दरारों के निकट या नवीन वलित पर्वत के निकट, उपयुक्त सभी। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी कितनी मुख्य मेखलाएं? 3। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मुख्य मेखलाएं कौन कौन? परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यूरेशियाई मध्य महाद्वीप मेखला एवं थर्ड है अटलांटिक महासागरीय मेखला। परिप्रशांत महासागरीय मेखला के प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला का प्रधान केंद्र इंडोनेशिया है। कौन सा सही है? पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अंकन यंत्र है, तीनों सही हैं इसके। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप का जहां सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भूकंप के उद्गम केंद्र को हम लोग फोकस कहते हैं और भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप का जहां सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, धरातलीय तरंगे। प्राथमिक तरंगों को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, द्वितीयक तरंगों को यस से, धरातलीय तरंग को यल से। सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती? यल। द्वितीय तरंगे किन पदार्थों में विलुप्त हो जाती है? द्रव में। किस तरंग का मार्ग सर्वाधिक लंबा होता है? धरातलीय तरंग का। किस प्रकार के भूकंप की तरंग की गति न्यूनतम होती है? धरातलीय। धरातलीय तरंगों की गति न्यूनतम होती है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? धरातलीय। धरातलीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं। धरातलीय तरंगों को हम लोग यल तरंग बोलते हैं। भूकंपीय तीव्रता की मापनी को किस नाम से जाना जाता है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का अंकन किस अंक तक होता है? 1 से 9 तक। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से? नवीन भू आकारों का बनना, उपजाऊ मैदानों की संरचना, बंदरगाहों का विकास, उपयुक्त सभी। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नवीन भू आकारों का बनना, खनिज पदार्थों की सुलभ प्राप्ति, उपजाऊ मृदा की प्राप्ति, उपजाऊ मैदानों की रचना, बंदरगाहों का विकास आदि। आपदा प्रबंधन के कितने प्रमुख चरण हैं? 3। कौन कौन से? आपदा पूर्व अनुमान, आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य, भविष्य में आपदाओं के घटित होने से रोकने के प्रयास। अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है? ये पॉइंट है, इसमें पृथ्वी की सतह का घिसाव होता है, इसमें पृथ्वी की सतह का निम्नीकरण होता है। दोनों ही पॉइंट सही है। देखते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन एक संयुक्त प्रक्रम है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह का घिसाव यानी कटना निम्नीकरण होता है। या अनाच्छादन के अंतर्गत किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो किनको? अपर्दन को, अपक्षय दोनों को। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अनाच्छादन की प्रथम अवस्था क्या है? अपक्षय, ठीक है। द्वितीय अवस्था अपर्दन है। अनाच्छादन की प्रथम अवस्था अपक्षय होती है, इसके उपरांत ही अपर्दन की क्रिया होती है। अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है? अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जबकि अपर्दन एक गत्यात्मक क्रिया है। अपक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। विघटन का कारण क्या है? उपयुक्त सभी। भौतिक क्रियाओं जैसे ताप, वर्षा का जल, पाला आदि द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन कहते हैं। वियोजन का कारण क्या? उपयुक्त सभी। रासायनिक क्रियाओं द्वारा जल के घोलीकरण, कार्बनीकरण, ऑक्सीकरण, चट्टानों के कमजोर होने और ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? अपक्षय भौतिक, जैविक, रासायनिक, उपयुक्त सभी। अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भौतिक अपक्षय, रासायनिक और जैविक, तीनों।
निम्न में से भौतिक अपक्षय का कारण क्या है? सूर्य ताप के कारण चट्टानों में फैलाव, कम तापमान के कारण चट्टानों में सिकुड़न। ये हमारे तीनों ही कारण हैं भौतिक अपक्षय के। जब दिन में सूर्य के ताप से गर्म होकर फैल जाती है और रात्रि में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं चट्टानें। इस प्रकार चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने से वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती और टूट जाती हैं, जिससे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जैसे आप कोई भी बैलून लीजिए, उसे बार बार फुलाइए, फिर हवा निकालिए, बार बार फुलाइए, फिर हवा निकालिए, एक टाइम आएगा को बिल्कुल गुब्बारा ना कमजोर हो जाएगा। उसी टाइप से बताया गया है। रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, पानी के कारण चट्टानों के सम्मिश्रण में परिवर्तन, चट्टानों का रासायनिक बंधन ढीला पड़ना, उपयुक्त सभी, इसको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। पढ़ लेते हैं। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस परिवर्तन की क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय का क्या कारण है? पढ़ लेते हैं पूरा, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न क्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर पड़ती हैं। वनस्पतियां एक तरफ चट्टानों को अपनी जड़ों द्वारा कमजोर ढीली कर देती है, वहीं दूसरी तरफ वनस्पति की जड़ों द्वारा चट्टानें आपस में बंध जाती हैं और सघन तथा संगठित हो जाती हैं। इस प्रकार होने वाले अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। तो जैविक अपक्षय का कारण क्या क्या है? मानवीय क्रियाओं द्वारा चट्टानों का कमजोर होना, जीव जंतु द्वारा चट्टानों का कमजोर होना, वनस्पति द्वारा चट्टानों का कमजोर होना, उपयुक्त सभी। अपरदन के क्या कारण है? पवन, नदी, हिमानी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अपरदन यानी अनाच्छादन प्रक्रम की वह क्रिया है जिसमें अपरदन के कारकों यानी पवन, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, धाराएं द्वारा अपचित पदार्थों या फिर मालवा का स्थानांतरण होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अपरदन जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अपरदन द्वारा निरंतर अपनी घाटी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है, तो इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। तभी इसका आंसर है वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी के द्वारा बना ग्रैंड कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। गार्ज के बृहद रूप को कैनियन कहते हैं, जो गार्ज से अपेक्षाकृत बड़ा अथवा अत्यधिक सकरा होता है। नदी विसर्प या मियांडर कहाँ निर्मित है? जहाँ नदी पर्वतीय भाग से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? नदी के सागर में मिलने से ठीक पहले डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? नदियों द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार आकृति के कारण इसको डेल्टा नाम बोलते हैं। भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में होता है? कार्स्ट क्षेत्र में। निम्नलिखित में से क्या सही? गुफा की छत पर पानी टपकने से जमा हुए चूने से स्टैलेक्टाइट बनता है। स्टैलेग्माइट गुफा की सतह पर चूने से निर्मित खंभे जैसे आकार, इसके आधार पर चौड़ा ऊपरी भाग पतला होता है, उपयुक्त सभी। पहाड़ी के नीचे बनने वाली सुरंग की छत पर जहाँ पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है उसे स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। स्टैलेक्टाइट गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसे आकार होता है, जिसके नीचे का आधार चौड़ा ऊपर का भाग पतला होता है, उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। हिमानी द्वारा किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है? यू आकार की। ठीक है, नदी द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है और हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। बालुका स्तूप का आकार किस प्रकार होता है? गोल भी होता है, नवचंद्राकार भी होता है, अनुवृत्ताकार, उपयुक्त सभी। बालुका स्तूप का आकार गोल, नवचंद्राकार, अनुवृत्ताकार होता है। बालुका स्तूप मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। भृगु ये क्लिफ बनते हैं लहरों तथा अपरदन से। वायुमंडल में उपस्थित कौन कौन सी वनस्पति तथा जीवों के लिए आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें वनस्पति एवं जीवों के लिए आवश्यक होती है। जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। किस गैस के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते? ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग ईंधन नहीं जला सकते। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में किस गैस की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक पदार्थों यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। पौधों की जड़ें, तना, पत्ती का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन से उपयुक्त सभी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल।
वायुमंडल के स्तर कौन? क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। इंग्लिश में जरूर नाम याद रखिए, कभी कभी क्षोभ मंडल ये सब नाम ना देखें, इंग्लिश वाले ही हिंदी में लिख देते हैं ट्रोपोस्फियर, इसलिए हिंदी में नाम जरूर याद रखिएगा और इंग्लिश में भी। समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव का कितने प्रतिशत क्षोभ मंडल पाया जाता है? 75%। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई मध्य रेखा पर 15 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का क्या कारण है? संवहन धाराओं के कारण। किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल को। क्षोभ सीमा कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा ट्रोपोस्फीयर होती है, एक संक्रमण क्षेत्र जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर तक स्थित है? क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सूर्य की परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कम क्यों घटित होती हैं? समताप मंडल की स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, उपयुक्त सभी। समताप मंडल की स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्रभाव, प्रायः अभाव के कारण मौसम की घटनाएं कम घटित होती हैं। मध्य मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक होता है? 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान की क्या स्थिति होती है? तापमान में कमी होती है। आयन मंडल की अवस्थिति कहाँ है? मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक। आयन मंडल में तापमान की क्या स्थिति होती है? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होना। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है? आयन मंडल। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस से किसका संबंध? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों से। आयन मंडल में सूर्य से आने वाले विकिरण से आयन उत्तेजित होकर चमकने लगते हैं, जिससे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। वायुमंडल में वायु की स्थिति क्या है? विरल होती जाती है। वायुमंडल के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, वायुमंडल की आर्द्रता, उपयुक्त सभी। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, वायुदाब पेटियां, पवन, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा है। तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? सेल्सियस। वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब को किससे मापते हैं? मिलीबार से। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों में कमी होती है। वायुमंडल में दाब तथा घनत्व के घटने की दर किस पर निर्भर करती है? हवा के घनत्व, तापमान, जलवाष्प की मात्रा, उपयुक्त सभी पर। क्षोभ मंडल में वायु दाब के घटने की औसत दर कितनी है? प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार। वायु दाब की पेटियां बनने का क्या कारण है? तापमान में अंतर, बी पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये दोनों ही कारण है वायु दाब की पेटियां बनना। विभिन्न स्थानों पर तापमान में अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर वायु दाब की 7 पेटियां बनती हैं। उत्तरी गोलार्ध में वायु दाब का विकास कोशिकाओं में क्यों होता है? स्थल खंड की अधिकता के कारण। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। शांत पेटी या डोलड्रम किसे कहते हैं? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। जल वाष्प वायुमंडल में कैसे पहुंचती है? महासागरों के वाष्पीकरण द्वारा, पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जीवों के श्वसन द्वारा, उपयुक्त सभी। संघनन कब होता है? तब ताप घटने पर जब जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है, तब संघनन होता है। ताप घटने पर जब जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प का लगातार संघनन होने से जब इस संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है और ये कण बड़े तथा भारी हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो उन्हें वर्षा कहते हैं, लेकिन जब हिमकणों के रूप में गिरते हैं तो उसे हिमपात कहते हैं। पवन की दिशा और गति किससे प्रभावित होती है? वायुदाब में अंतर, कोरियालिस बल, भूतल से घर्षण, उपयुक्त सभी। पवन की दिशा और गति वायुदाब में अंतर, कोरियालिस बल तथा भूतल से घर्षण और उसके द्वारा उत्पन्न अवरोध से प्रभावित होती है। कोरियालिस बल का हवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके? कोरियालिस बल का प्रभाव के कारण। किस विद्वान ने कोरियालिस बल के आधार पर हवा चलने की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया? फेरल ने। फेरल नामक विद्वान ने कोरियालिस बल के आधार पर हवा चलने की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया।
पवनों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? 3 प्रकार में। पवनों को कौन कौन? स्थायी या प्रचलित पवने या भूमंडलीय पवने, सामयिक या मौसिक या अस्थायी पवने या फिर स्थानीय पवने। स्थायी पवनों को क्या कहा जाता है? सनातनी, प्रचलित पवन, नियत वायु, उपयुक्त सभी। स्थायी पवनों में प्रमुख पवने कौन है? व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवी, ये हमारी स्थायी पवने हैं। प्रमुख स्थायी पवने निम्नलिखित हैं: व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, स्थायी ध्रुवी पवन, ये सब हमारी स्थायी पवन के उदाहरण है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति तीव्र क्यों होती है? महासागरों के अधिक विस्तार। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के अधिक विस्तार व पछुआ पवनों के मार्ग में अवरोध के अभाव के कारण ये अधिक नियमित तीव्र होती हैं। किन पवनों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहते हैं? पछुआ पवन। तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवनों को गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता 60 कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है? पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के टकराने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मौसमी या अस्थायी पवन कौन सी है? मानसूनी पवन, स्थल समीर, सागर समीर, ये सब हमारी मौसमी या अस्थायी पवनें हैं। स्थलीय या सागरी समीर किस दिशा की ओर होती हैं? मतलब स्थलीय और सागरी समीर की दिशा किस ओर होती है? तो इसका आंसर होगा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर। स्थायी पवन से क्या तात्पर्य है? स्थायी पवन से तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं जो स्थायी पवनें होती हैं, छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कौन? स्थायी पवनें। क्षोभ मंडल के निचले परतों तक सीमित है। कौन? स्थायी पवन। तो स्थायी पवन के बारे में सारे पॉइंट दे रखे हैं। स्थायी पवनें स्थानीय तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय रूप स्तर पर विकसित होती हैं। ये छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं और क्षोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित रहती हैं। विश्व की कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें कौन से हैं? तो ये चिनूक हो गया, फोन हो गया और सिराको हो गया, हरमट्टन, ये चारों हमारी स्थानीय पवनें हैं। विश्व की कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें चिनूक, फांस, सिरोको, हरमट्टन, बोरा, मिस्टल, बिलजर्ड आदि सवाई हमारी स्थानीय पवनें। चक्रवात किसे कहते हैं? पवनों में अंदर वायुदाब कम और बाहर अधिक होता है, उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में पवन किस दिशा की ओर होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंधीय प्रकार के होते हैं, यानी 1 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही। शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? शीतोष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन क्षेत्रों में होती है? तो जब महासागरों के सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागर के उन क्षेत्रों में होती है जिनके सतह पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए किस बल का होना आवश्यक है? कोरियालिस बल का। प्रति चक्रवात में वायुदाब की स्थिति क्या होती है? केंद्र में अधिकतम। प्रति चक्रवात किस प्रकार के मौसम का संकेत देते हैं? साफ मौसमी दशाएं। चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1953 में। चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में वर्ष 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी जो मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। इसकी देखरेख जिनेवा स्थित विश्व मौसम संगठन करता है। हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कब हुई? 2004 में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपलब्धता के कारण। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जल तथा स्थल का विस्तार कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध में जल 40% और स्थल का 60% है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल और स्थल पाया जाता है? 78.8% पर जल, 29.2% पर स्थल पाया जाता है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल तथा स्थल कितना है? तो दक्षिण में जल ज़्यादा है, उत्तर में स्थल ज़्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना? 81% और स्थल कितना? 19%। लहरें किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती हैं? तो लहरें पवनों द्वारा जल को धकेले जाने पर। तो ये आपका आज हम लोग यही फिनिश करते हैं। तो